सबसे पहले डायग्राम बना लो. Let's draw the diagram first. Okay, this is 4A. A symmetric star-shaped conducting wire loop is carrying a steady current I as shown. The distance between the diametrically opposite vertices are 4A. Okay, मतलब यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4A है और एक करंट जा रहा है इसके अंदर जो कि I है. The magnitude of magnetic field at the center of the loop. लूप के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछी है. अगर कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा खुद से? Anybody interested to attempt this question? Yep. Anyone, any student is interested to attempt the question? कैसे अप्रोच करेंगे बता? यस, कोई बताएगा? डिस्कस करना चाहेगा हमारे साथ? सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत सोचेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा. बोलो कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे ये बताओ, इनका सबका लेंथ इक्वल है, राइट? इनका सबका लेंथ, क्योंकि ये हाइट आपको कितनी दी हुई है? ये ए, फिर ये ए, फिर ये ए और ये आखिरी वाला भी ए, राइट? सो इसका मतलब है ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा और ये ए होगा, तब जाके ये 4A हो जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है सबको? यस सर. करेक्ट. अब मुझे बताओ, ये दोनों साइड तो इक्वल दिख रही है मुझे. इसका मतलब अगर ये ट्रायंगल अपन ले ले, तो इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, हमें ए की वैल्यू पता है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, करेक्ट? अब बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है और एक एंगल यहाँ का 30 डिग्री है, बोल सकते हैं क्या? यस सर. ठीक है, ओके. चलो भाई, इतना हमें पता चल गया, एक छोटे से ट्रायंगल की बात हमने करी है. अब हमको चाहिए इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? सो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सोचते हैं. एंगल का झमेला तो क्लियर हो गया. ये दो वायर है, ये करंट ऐसे आएगा यहाँ से, ठीक है, नीचे जाएगा फिर ऊपर और फिर इस तरीके से. ओके सर. या हेलो. हेलो सर. हाँ, नॉइज बहुत आ रहा है बैकग्राउंड में. हाँ, हेलो बेटा बोलो. सर आप या क्लियर है? हाँ हाँ, थोड़ा ठीक है, पर चलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बोलो. तो सर मैं बोल रहा था कि ये जो हमें बीच में कुछ एरिया दिया नहीं है ना, मतलब आई और उसके बीच में एक ट्रायंगल इनकम्प्लीट है ना, तो मतलब हम ऐसा एक बड़ा ट्रायंगल अज्यूम करेंगे जिसमें हमारा जो बीच में होगा दैट वुड बी ऑफ नेगेटिव करंट डेंसिटी. तो करेक्ट, या यू कैन डू दैट. हाँ, तो उससे हम मतलब दो बड़े ट्रायंगल्स का निकाल सकते हैं और उनमें से जो छोटे उनको सब्ट्रैक्ट करके बीच का आएगा, क्योंकि द सेंटर ऑफ. ट्रायंगल का क्यों निकालेंगे, लेकिन लाइन का निकालेंगे ना. हाँ हाँ, राइट राइट, बस. हाँ लाइन का निकालेंगे, राइट? हाँ सो अगर मैंने इस पूरी लाइन का निकाला और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो चलेगा बिल्कुल. फिर से मैंने इस नीचे वाली पूरी लाइन का. अच्छा एक बात बताओ, ये जो लाइन है, ये ओके, ये लाइन जो है और ये लाइन जो है, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में किस डायरेक्शन में है? पाम रूल लगाने का. करंट ऊपर जा रहा है, फिंगर्स को पॉइंट आउट करो तो तो ऊपर वाले का ऊपर है यस. और नीचे वाले का भी ऊपर है, तो दोनों भी ऊपर है, इसका मतलब दोनों के दोनों ऐड होने वाले, दैट इज फॉर श्योर. ओके, सो अगर मैं किसी एक की लिखता हूं, अपन ऐसा काम करते हैं, इस वायर को नंबर 1 बोलते हैं और इस वायर को नंबर 2 बोलते हैं. हम नंबर 1 और 2 की मैग्नेटिक फील्ड को लिख लेते हैं. उसको लिखने के लिए
हमें सबसे पहले तो ये ज्वाइन कर लेना चाहिए सेंटर से और एंगल देख लेना चाहिए, राइट। ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो एंगल हमें देखने हैं। हमें ये पता है कि ये ए है और ये भी हमने टोटल डिस्टेंस ए लिया। तो मुझे बता सकते हो ये जो ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल में एंगल कैसे बताएंगे अपन? ये डिस्टेंस आपको ए पता है, ये डिस्टेंस आपका देखो a/2 प्लस ए है, बराबर। इसका मतलब ये डिस्टेंस आपका 3a/2 है। डू यू एग्री विथ मी गाइस? अरे बोलो, समझ रहा है क्या? ये ट्रायंगल समझा क्या? ये वाला देखो, ये दिस वन, लेट मी मार्क इट विथ सम अदर कलर। ये जो ट्रायंगल है ना, यस सर। ठीक है, मैंने इसको बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब यस। देखो, इसको अगर मैं थीटा बोलता हूं तो मेरे थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है, लेट्स से मैं चाहता हूं यहाँ पे साइन थीटा, तो अपोजिट अपन हाइपोटेनस चाहिए, लेकिन ठीक है, टैन थीटा निकाल लेते हैं। दैट इज 3a/2 डिवाइडेड बाय ए से ए कैंसिल, इट इज 3/2। टैन थीटा 3/2 है, तो साइन थीटा कितना होगा वो हमें निकालना है। ओके, किसी भी ट्रायंगल में टैन थीटा की वैल्यू होती है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 3 3 9, 3 × 3 9, और ये 4 13, तो ये √13, तो साइन थीटा 3 डिवाइडेड बाय √13 के जैसा हो जाएगा, ठीक है। मेरे आंसर में कहीं मुझे √13 की टर्म ही नहीं दिख रही है। किसी और शॉर्टर वे से करना चाहिए शायद हमें, तब भी ठीक है। चलो इससे प्रोसीड करके देख लेते हैं पहले। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि ऊपर और नीचे वाले दोनों वायर का अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आता है? ओके, वो मैग्नेटिक फील्ड आता है B1, पहले पहले वायर की वजह से लिखते हैं, μ0I 4 पाई डिस्टेंस D साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दोनों थीटा इक्वल है, तो साइन थीटा 1 3/√13, साइन थीटा 2 भी 3/√13। ओके, ये दोनों हो गए, लेकिन इससे माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? जो वायर अवेलेबल नहीं है उसका माइनस करना पड़ेगा, और उसके लिए एंगल ये 60 होगा, क्योंकि ये इक्वल है सारी लाइंस, तो ये 30 डिग्री होगा। तो इनफैक्ट ये भी 30 डिग्री होगा, तो साइन 30 प्लस साइन 30, तो आपने इतना कर दिया। ये एक के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई, इस एक वायर के वजह से। इसको हमें डबल करना है। बोलो, समझ में आ रही है बात? क्या सिमिलरली तुम यही चीज इस वायर के लिए कर सकते हो? देखो, ये वायर के लिए सेम होगा। अरे होगा कि नहीं? देखो, ये जो करंट जा रहा है, सब लोग रिस्पॉन्स करेंगे, मुझे पता नहीं चलेगा ना। ये जो वायर है ना, देखो, इसके लिए भी सेम कर सकते हैं जैसा हमने इसके लिए किया। हाँ सर, कर सकते क्या हैं। सेम हम इसके लिए कर सकते हैं? करेक्ट। और किसके लिए कर सकते हैं? और भी एक वायर है, देखो, देखो ये है, हाँ कर सर। सकते हैं इसके लिए, हाँ सर। ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। और जितना भी डार्क किया हमने हो गया। अब देखो, और देखो, इसके लिए भी कर सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन, एंड ऑल्सो वी कैन डू फॉर दिस वन एंड दिस वन। सो इट इज जस्ट मैटर ऑफ मल्टीप्लाइंग, राइट। यस एक का सर। निकाल के अब बस मल्टीप्लाई करने की बात है, बाकी खत्म कहानी। बोलो, समझा नहीं समझा सबको? किसी को भी कोई डाउट है? फाइनल आंसर तक पहुंचो, मैं चाहता हूँ कि फाइनल आंसर मार्क करो आप लोग। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज प्रोसीड, बट समवेयर इस √13 इज नॉट विजिबल। कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ है? एक बार चेक कर लेना बस। टोटल ए था ये a/2 होगा, और ये a/2 प्लस, ओ मैंने यहाँ गड़बड़ करी है बेटा, यहाँ गड़बड़ हुई है। देखो, ये एंगल की गड़बड़ हुई है, देखो जरा अच्छे से देखो, ये 60 60 60, ये हमारा ए है, लेकिन ये थोड़ी ए, मतलब इसको अगर मैं आर लूंगा तो ये आर होगा, राइट। तो ये आर कॉस 60 है, तो मुझे क्या करना है, आर में आर कॉस 60 ऐड करना है। या इनफैक्ट मैं ऐसा कर सकता हूँ, आर और ए में रिलेशन निकाल सकते हो। थोड़ी गड़बड़ हुई है यहाँ पे हमारी, देखो मैं पहले बना के दिखा देता हूँ आपको। ये जो ऊपर का अपेक्स ट्रायंगल है, इस अपेक्स ट्रायंगल में हमें ये चीज पता है ए है, हमें ये एंगल पता है 60 डिग्री है। अगर हम यहाँ साइन 60 डिग्री लिखते हैं, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू a अपॉन साइन 60 आएगी, जो कि √3/2 है।
तो हमें आर पता चल गया। और ये जो लाइन है ये है आर प्लस आर कॉस 60। तो आर प्लस आर कॉस 60 इज नथिंग बट आर बाई टू, तो ये 3r/2 है। और 3r/2 मतलब 3/2 ऑफ 2a/√3 है। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल, इट्स नथिंग बट √3a। ये टोटल डिस्टेंस कितना है? ये गलती से अपन ने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, इसको लिखना है हमें √3a। ये तो a ही है, तो यहाँ से हमारा tan थीटा भी बदल गया, हमारा sin थीटा भी बदल गया, हमारी ये चीज भी बदल जाएगा। tan थीटा कितना होगा हमारा? tan थीटा होगा अपोजिट अपॉन, तो ये √3 दिख रहा है मुझे। ओके, tan थीटा अगर √3 है तो ये √3 और ये 1, तो ये 2, तो sin थीटा की वैल्यू √3/2, तो यहाँ √3/2 प्लस √3/2। ओके, यहाँ से कॉमन निकल रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। ओके, दोनों में से कॉमन निकला, पहले ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ √3/2, दूसरे ब्रैकेट में 1, 2 से 2 कैंसिल, किसी एक की मैग्नेटिक फील्ड। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। एक की है, ऐसे कितने हैं बेटा टोटल कॉम्बिनेशंस? कैन यू टेल मी हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 10 4, अब कुछ बचा, ये 5, ये 6 है आई गेस। सच है। आई थिंक इट्स 6। हाँ 6 है या, तो 6 म्यू नॉट आई अपॉन, देखना मैच हुआ क्या आंसर? अपना आ रहा है आंसर, लेट मी चेक, √3 + 1। पहला ऑप्शन है क्या? नहीं, √3 + 1 चाहिए, दूसरा ऑप्शन है क्या? एक मिनट, मैंने कुछ माइनस करना था, प्लस लिख दिया, सॉरी सॉरी। यहाँ पे ना -1 है, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना अपन बेटा, किसी ने देखा भी नहीं। ये सब्ट्रैक्ट था ना, माइनस था, नहीं इधर साइन। बोलो सबको समझा? कहीं पे भी किसी भी स्टेप में दिक्कत हो प्लीज पूछो। दो मिनट टाइम लो, कुछ भी डाउट है तो पूछो। हेलो सर। या टेल मी बेटा। सर आप वाला स्टेप को रिपीट कर सकते हैं? मेरे को समझा नहीं है। म्यू नॉट आई बाई 4π फिर √3/2 प्लस √3/2 वाला पार्ट। देखो मैं फिर थोड़ा सा डायग्राम फिर से बनाता हूँ। देखो ये वायर कंसिडर कर रहे हैं अपन, राइट? यहाँ सेंटर पॉइंट है, ये तो है ही नहीं ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं है बेटा, राइट? तो अब ये डिस्टेंस है ए आपका, ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। तुम्हें पता है ना कि जब एक एंगल θ1 दूसरा एंगल θ2 होता है, तो करंट कैरिंग वायर की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला पता है तुम्हें? हाँ सर। बस देखो वही अप्लाई किया। बस हमने वो जो मिसिंग पार्ट है उसका क्यों हमने अकाउंटिंग में नहीं लिया वो? माइनस किया ना उसको, उसको अच्छा लिया, ओके इस हाँ। वायर को लिया, इस वायर से कितना आएगा उसको माइनस किया। ठीक है, लिख लो।
डन बेटा? यस। चल आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। होप कि किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया ना? चलो, तो हम थे ये क्वेश्चन नंबर 13 पे, अब पहुंचते हैं क्वेश्चन 14 पे। ठीक है, अगेन इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। ये रीजन 1 दिया है इसने, ये रीजन 2 दिया है, ये रीजन 3 दिया है। रीजन 2 में मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, मैंने अभी क्वेश्चन रीड नहीं किया है, लेकिन ये तो अपन देख सकते हैं डायग्राम से कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। A uniform magnetic field B exists in a region between x is equal to 0 to x is equal to 3r/2। उसने ये x is equal to 0 दिया है और ये वाला जो पॉइंट है वो x is equal to 3r/2 दिया है। ओके, इसका मतलब इसकी थिकनेस 3r/2 होनी चाहिए। ठीक है, a particle with a charge plus q and a momentum p, a particle with a charge plus q and a momentum p is directed along x-axis, enters region 2 from region 1 at a point y equals to -r, यहाँ पे कहीं। ओके, यहाँ पे एंट्री कर रहा है चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू एंड मोमेंटम इसका दिया हुआ है पी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? ओके, तो काफी ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है व्हेन द पार्टिकल री एंटर्स द रीजन 1, द पार्टिकल when the particle re-enters region 1 through the longest possible path in the region 2, the magnitude of the change in the linear momentum is this. Okay, सेकंड ऑप्शन भी पढ़ लिया है, और थर्ड ऑप्शन है कुछ। ओके, सो बेसिकली हमें कंडीशंस बतानी है कि कब कौन कहाँ कहाँ एंटर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज q into v क्रॉस v। कोई मुझे बता सकता है कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होती है तो क्या होता है? कोई बता सकता है? सर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है। सर्कुलर मोशन। वेरी गुड, सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है। उस सर्कुलर मोशन का रेडियस होता है mv अपॉन qb, टाइम पीरियड होता है 2πr बाय v, या फिर 2πm बाय qb आ जाता है ये। ओके, इसका ओमेगा होता है qb अपॉन m, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है qb अपॉन 2πm। तो ये सारी चीजें हम सर्कुलर मोशन के साथ जोड़ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में डेफिनेटली जब ये एंट्री करेगा तो सर्कल तो बनाना चाहिए। फिर ये जो सर्कल बनाएगा, मान लेते हैं ये सर्कल लाइक उसने जो रेडियस दिया है, अच्छा मोमेंटम उसने पी दिया। ओके, मोमेंटम पी दिया है, और बाकी कोई इंफॉर्मेशन मुझे उसके बारे में नहीं। ओके, ऐसा ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये जो आर रेडियस दी है बेसिकली इसने इसी की रेडियस दी है, तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से कहीं से बाहर चला जाएगा। क्यों? बिकॉज ये टोटल रेडियस 3r/, ओ इट्स ग्रेटर, ओ सॉरी माय बैड, 3r/2 तो ग्रेटर है। ग्रेटर है तो ये क्या करेगा? गोल घूम के बाहर निकल जाएगा, राइट? अरे क्या करेगा? रीजन 1 में इसको एंट्री करनी है तो क्या करना पड़ेगा बोलो? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी v क्रॉस b इस तरफ है, ये v क्रॉस b का डायरेक्शन है, मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन है। जैसे ही इसने एंट्री करी ये गोल घूमने लग जाएगा। ठीक है, सो अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लेट मी सी, मतलब इस क्वेश्चन में क्या 3 रीजन दिए क्यों है? मुझे तो ये दिख रहा है कि 1.5 आ रहे तो गोल घूमेगा और आधा चक्कर करके बाहर निकलेगा। चेंज क्या है फिर इसमें? लाइक जब भी कोई पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है और सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, पूरा गोल घूम के यहाँ से निकल जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ सर हमें ऑप्शन ए एंड बी में तो सिर्फ मतलब ये जो
राइट में हमने फॉर्मूलाज लिखे और उसके साथ ही डील करना है। बट ऑप्शन सी एंड डी में हमें मतलब ऐसा दोनों ऑप्शंस के मैग्नेटिक फील्ड्स अलग है, तो उसको हमें देख के बताना है कि विल द पार्टिकल एग्जीक्यूट द फुल सर्कल और विल इट लीव इनटू रीजन 3, वो हमें प्रूव करना है ऑप्शन सी और डी में। पर रेडियस तो 3r/2, वो तो 3r/2 तो बड़ा ही है ना। ओके, कुछ सब इंफॉर्मेशन है क्या उधर? मैग्नेटिक फील्ड हमें स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट मेंशन ना, तो ऑप्शन सी एंड डी में तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है, तो उसके वजह से हमारा आर वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी ना। तो हमारा ये जो हाँ 3r/2 इज द ओनली द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। वी कैन नॉट से कि दैट वुड बी द रेडियस या उसमें ही होगा ना, तो क्योंकि हमारा मतलब उसने मैग्नेटिक क्वेश्चन में कहीं ये सिंबल मेंशन है। नहीं किया हमको, उसने हमको कहीं ये मेंशन नहीं किया कि r is the radius of the circle in which the particle is moving. It's not mentioned anywhere. So let's हाँ not नो, assume that. You mean to say that? Okay. Okay. Perfect. No problem. We'll do that. हम उसको assume नहीं करते यार और proceed करके देख लेते हैं. So option A और B में, जैसे कि option A को फिर से read करते हैं. When the particles re-enter a region 1 through the longest possible path in a region 2, the magnitude of the change in a linear momentum between P1 and the farthest point on the y-axis, okay, is p/2. ओके, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड p/√2 के बराबर है, ऐसा उसने बोला है। सबसे पहली बात तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क डन करती है क्या? क्या वो उसकी नो वेलोसिटी को सर। चेंज करती है? नो। तो आते समय मोमेंटम पी आई कैप है, तो जाते समय का मोमेंटम होगा निगेटिव डायरेक्शन में पी आई कैप। इसका मतलब इसका वैल्यू हुआ 2p आई कैप। इसने क्या दिया? इसने दिया कि p/√2 होना चाहिए। p/√2, तो बताओ ये ऑप्शन रॉन्ग होगा सही होगा? बोलो। रॉन्ग होगा। रॉन्ग होगा। क्या होगा चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड? 2 टाइम्स इनिशियल। 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, बिल्कुल सही। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल हमने बोल दिया रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। फॉर अ फिक्स्ड बी, अगर बी को मैं फिक्स रखूं, पार्टिकल ऑफ सेम चार्ज एंड सेम वेलोसिटी, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P1 एंड द री-एंट्री इनटू रीजन 1 okay is inversely proportional to the mass of the particle. Okay, so ये कहना ये चाह रहा है कि अगर मैं B को फिक्स रखता हूं, लेट्स कंसिडर दैट पार्ट 2 के लिए पार्ट 1 था, ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी में ये कहना चाहता है कि आप क्या मानो? आप मानो कि बी कांस्टेंट है, बी वैरी नहीं कर रही है। और क्या कहा उसने? पार्टिकल ऑफ सेम चार्ज क्यू एंड सेम वेलोसिटी, चार्ज एंड वेलोसिटी सेम है, लेकिन अगर मैं मास को वैरी करता हूं तो जो एंट्री होना है इस रीजन में, तो बोलता है कि द पॉइंट ऑफ री एंट्री इन द रीजन 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉइंट ऑफ री एंट्री। मतलब क्या? सी, हम यहाँ पे है, अगर हमें री एंट्री करनी है तो कहाँ कहाँ से करेंगे री एंट्री? यहाँ से गई तो जितनी डायमीटर बड़ी होगी उतनी ज्यादा दूर से री एंट्री होगी। डायमीटर रेडियस के साथ कनेक्टेड है, और रेडियस मतलब mv/qb है। mv/qb में हमें q v के बारे में सोचना नहीं है, और हमें बी के बारे में भी सोचना नहीं है, वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू मास है, तो जितना हेवी पार्टिकल होगा उतना ज्यादा दूर से एंट्री करेगा। तो बताओ ऑप्शन बी सही है क्या? नहीं सही है, उसने इनवर्स कहा था। अरे समझे नहीं समझे बेटा? सबको समझ में आ रहा है? यस। ओके, सो बी ऑप्शन तो रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, सो उसने जो दिया रॉन्ग है, मतलब आर प्रोपोर्शनल टू एम आ रहा है। अब सी को देखते हैं। अब बोलता है सी ऑप्शन के लिए कि मान लो फॉर बी equals to 8 momentum divided by 13 times of QR, ये आपको B की वैल्यू दी, तो पार्टिकल
will enter region 3 through the point P2 on the x-axis. P2 शायद ये पॉइंट है ना, एक मिनट, P2, ओके, सो ऐसा होगा तो पार्टिकल ऐसा ऐसा एंटर, ओके चलेगा, देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मेरा पार्टिकल यहाँ है और यहाँ से एग्जिट करना चाहता है, तो अगर यहाँ से एग्जिट करेगा तो टेंजेंशियली एग्जिट करेगा। अगर ये टेंजेंशियली एग्जिट करेगा तो ये एंगल अगर मैं थीटा मानूं तो जो भी सी मुझे पता है V इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स वेक्टर इस तरफ होगा, तो सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ आता है और मुझे पता नहीं है सेंटर कितना है, पर मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ जहां पे भी सेंटर हो ये डिस्टेंस उसकी रेडियस है, लेट्स से r डैश, और ये डिस्टेंस भी r डैश है, रेडियस है। r डैश ले रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने r यूज किया है गई। ये एंगल 90 होगा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात। और ये क्वेश्चन अपन क्लास में भी करते हैं जब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू टी बाय, मुझे याद भी है इनफैक्ट, साइन थीटा इक्वल टू टी बाय आर, है ना। अगर इसकी थिकनेस को मैं टी ले लूं मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि यहाँ पे 3r/2 आपको दी है, तो इसको मैं थिकनेस टी लूं, तो देखो इस ट्राइंगल में साइन थीटा का वैल्यू क्या हुआ, अपोजिट दैट इज थिकनेस अपॉन रेडियस, टी बाय आर लिखते हैं, यहाँ पे टी बाय आर डैश लिखेंगे। टी की वैल्यू आपको 3r/2 दी है, आर डैश की वैल्यू आपको पता नहीं है, एज इट इज लिख दो, तो साइन थीटा की वैल्यू आपको मिल गई 3r/2 r डैश, ये साइन थीटा आ गया आपका। ओके, अब r डैश की वैल्यू क्या होगी, mv अपॉन q इंटू बी, और उसने b आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, पुट करो, mv बोले तो मोमेंटम, q को एज इट इज कैपिटल Q रखो, b को लिखो 8p डिवाइडेड बाय 13 टाइम्स ऑफ QR, Q से Q कैंसिल करवाओ, P से P कैंसिल करवाओ, R डैश की वैल्यू 13r/8 आ जाएगी। अगर ये 13r/8 आप ऊपर वाले इक्वेशन में डालोगे तो R तो कट जाएगा, ट्वेल्व बाय 13, तो साइन थीटा आ रहा है मेरा 12 डिवाइडेड बाय 13, कितना आ गया साइन थीटा, 12 डिवाइडेड बाय 13। अगर साइन थीटा इतना है तो हमें इसमें चेक क्या करना है, ऑप्शन में फिर से रिविजिट करो इसको, द पार्टिकल विल एंटर रीजन 3 थ्रू द पॉइंट P2। ओके, साइन थीटा लेसर देन 1 आया तो हाँ अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, साइन थीटा लेस देन 1 आ रहा है मतलब ट्रू है ये कंडीशन, बोल सकते हैं क्या डायरेक्ट। अच्छा, P2 पॉइंट से एग्जिट कर रहा है, P2 पॉइंट कहाँ दिया था, ओके अच्छा, P2 से एग्जिट करेगा वो भी चेक कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो P2 उसने ये पॉइंट दिया था और हम एंट्री यहां से कर रहे थे, ठीक है, और एग्जिट यहाँ, सो ये डिस्टेंस आपको R दिया है, ठीक है। सो आपको क्या चेक करना है, बस आपको ये चेक करना है कि अब देखो आपने R डैश की वैल्यू कितनी निकाली है बेटा, 13r/8, तो कितना हुआ पॉइंट में ये, बोलो 62 समथिंग राइट, वॉट एवर डॉट 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 1.6, मतलब आप एंट्री यहां से कर रहे थे, आपका सेंटर यहाँ पे था, आपका ओरिजिन यहाँ पे था, आप एग्जिट ओरिजिन के जस्ट सामने वाले पॉइंट से करते हो, यहां से आप एग्जिट करते हो, ओके, ये डिस्टेंस आपका r डैश होता है, ये टोटल डिस्टेंस आपका r डैश होता है, ओरिजिन से नीचे वाला डिस्टेंस आपका r होता है। अब आपको बस ये कंफर्म करना है कि ये जो थीटा है इसको हम r डैश माइनस r लिख सकते हैं, तो हमको बस चेक करना है कि साइन थीटा की जो वैल्यू, ये तो देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस 3r/2 है आपका, तो हमको क्या कंफर्म करना है बस कि अगर वो यहां से एग्जिट करता है इस पॉइंट से, तो इसका मतलब r डैश बाय r, दूसरे तरीके से क्या बता सकते हैं, एक मिनट, तो मुझे एक बात बताओ गाइस, वो यहाँ से एग्जिट कर रहा होगा तो इसका जो थीटा यहाँ से मिलेगा r डैश माइनस r और 3r/2 से, वो भी उतना ही मिलना चाहिए राइट। अरे समझे नहीं समझे,
मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पहली बात तो मैं यहाँ से ही टिक कर लगा दूंगा। अगर मेरा साइन थीटा कुछ वियर्ड निकल के आता ना, ग्रेटर देन 1 आता, तो डेफिनेटली कुछ झोलता, राइट। पर साइन थीटा मेरा लेस देन 1 आया, इसका मतलब ये पॉसिबल है कि वो यहाँ से निकल रहा है। हमने मान के चले थे कि अगर वो यहाँ से निकलेगा तो ये डिस्टेंस 3r/2 होगा, ये डिस्टेंस r' होगा, ओके। और उसके अकॉर्डिंग हमने चीजें सॉल्व करी। पर सेकंड प्रूफ क्या है कि आपने इस वे से लिया, अब क्या करो, r' माइनस r के वे से लो, तो cos थीटा लिखो ट्रायंगल में, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। निकाल के देखो कितना आता है, 1 माइनस r डिवाइडेड बाय r', और r बाय r' 8/13 होगा, तो 8/13 यहाँ डालोगे तो 13 माइनस 8 इज 5/13 के टाइप का कुछ, सही है क्या? देखो साइन थीटा और ये मिला के दे रहे 1। अरे समझे कि नहीं समझे भाई? यस सर। तो ये हुआ आपका ऑप्शन 3C का कंफर्मेशन, और मुझे ना ये बिल्कुल सही लग रहा है ऑप्शन, बिल्कुल सही जा रहा है वो। ठीक है, अब डी भी चेक कर लेते हैं, फिर लिख लेना आप आराम से। देखो मैं मैग्नेटिज्म के पूरे क्वेश्चन डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। फॉर बी, अब ये बोलते हैं कि अगर बी ग्रेटर हो 2 इंटू मोमेंटम डिवाइडेड बाई 3 इंटू क्यू आर के, द पार्टिकल विल री एंटर द रीजन। तो पार्टिकल रीजन, ओके चलो चेक करते हैं। अब देखो जो नई रेडियस होगी उसकी, वो होगी mv अपॉन क्यू बी, ओके, mv अपॉन क्यू बी। mv को p लिखते हैं और क्यू बी की वैल्यू यहां से पुट करते हैं 2p/3r। p से p कैंसिल हो गया, तो r' की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 3/2 r से भी बड़ी। b अगर बड़ा हो, अच्छा अच्छा सॉरी, ये तो लिमिटिंग कंडीशन। अच्छा एक बात बता, अगर b बड़ा हो जाता है तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज। बोलो। b बढ़ता है तो रेडियस घटेगी, राइट। सो आपका b बढ़ रहा है, इसका मतलब रेडियस आपकी हमेशा 3r/2 से कम रहेगी, तो क्या वो हमेशा बाहर निकलेगा? ऑब्वियसली, हाँ या ना? आपकी घूमने वाली रेडियस जो है वो 3r/2 से अगर छोटी हो तो आप हमेशा गोल घूम के वापस निकल जाओगे। समझे नहीं समझे? समझी सर। चलो बढ़िया। तो काफी बड़ा क्वेश्चन था। आपको अगर किसी ऑप्शन में दिक्कत हो, कुछ ऑप्शन लिखना हो तो मुझे बता दो। यू कैन डिस्कस मी ऑन द माइक इफ यू एनी डाउट। पहला पार्ट हो गया होगा, दूसरे में कुछ देखना है तो देख लो, दूसरा तीसरा। लेट मी नो इफ यू एनी डाउट गाइस।
Are we done? हो गया बेटा? यस सर, हो गया, डन। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। Uh, हाँ बोलो बेटा. Yes, tell me. can you please explain part C again? What? Can you please explain part C? C. Yeah, and like I See. understood. Yeah, I understood the sine theta part, but then can you explain from the cos theta part? So basically what I did is, like initially what I did is, in the first part when I calculated sine theta, I go by the, I went by the thickness T and the radius R dash. But when I calculated cos theta, I went by R dash minus R and this. So see, I did know that this is the origin. Okay, and the origin and the center have some distance R dash minus R. मैंने पहले क्या किया? सबसे पहला पार्ट मैंने R dash निकाला MB upon QB से. The first thing. So when I got R dash, it was found out to be greater than R. That means it is in, above the origin. Origin के ऊपर है. So origin से ऊपर है मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R दिया है, तो मैंने ऊपर का डिस्टेंस R dash minus R वो निकाल सकता हूँ मैं. I mean to say. और मुझे ये थिकनेस पता है. अब यहाँ से मैंने चेक किया कि ये जो साइन थीटा वाला एंगल आएगा, अगर इसको R dash लेंगे तो कितना आएगा. ये एक तरीका हुआ चेक करने का. और दूसरा तरीका क्या था कि भाई ये किसी एंगल थीटा पे निकला तो ये थीटा होगा, ये आपको R dash लेना है और ये आपको पता है 3R/2 है, तो थीटा कितना होगा. दो तरीके से निकाला. दूसरा तरीका क्या था कि भाई कंफर्म P2 डैश पॉइंट से निकल रहा है वो बाहर, कंफर्म वहां से निकल रहा है. तो वो कैसे मैंने माना, क्योंकि ये P2 है और ये ओरिजिन है. ओरिजिन को कंसिडर किया तो ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये डिस्टेंस R dash है, तो यहाँ से cos थीटा निकला. इज दैट क्लियर? Yes, yes. Thanks. और पहले पार्ट में मैंने बोला क्या ये P2 है, हमें पता ही नहीं है कौन सा पॉइंट है, रैंडम पॉइंट लिया, राइट? Yeah. यू गॉट इट नाउ? Yes, yes. Thank you. या. और पता है इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. इवन इफ हम ये दोनों चीजें नहीं निकाल, ये तो कंफर्मेशन है हमारे आंसर को. देख कभी अगर गड़बड़ होगी ना तो इधर ही पता चल जाता हमें. हमारा साइन थीटा अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा होता ना, तो दैट मीन्स कोई तो गड़बड़ है. इसका मतलब वो बाहर निकल नहीं रहा है वहां से, वो पहले ही अंदर टर्न कर देता है. समझी? Yes, yes. Okay, great. Let's proceed now. Let's discuss 15. How many questions are there now? 15, 16, 17? Okay, 3 questions है बस, हो जाएंगे. चलो. Okay. Two infinitely long straight wire line the XY plane. Along the line x is equals to plus or and minus. Okay. Okay.
the wire located at x equals to plus r carries a constant current I1 and the wire located at minus r carries a constant current I2. इसमें I1 करंट जाता है, इसमें I2. अभी भी डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया. A circular loop of radius r is suspended with its center at this point 0, 0, okay, let's say this is x, this is y, okay, and the z is above, तो somewhere loop है ऊपर की तरफ √t r/2 r पे चलेगा. ओके, सो उसको मैं थोड़ा डाउन लेके आता हूँ बस अंडरस्टैंड करने के लिए. अच्छा, ये कहीं लूप है अबोव वाले पॉइंट पे, ठीक है. द लूप कैरी द करंट आई इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज मतलब ऐसी डायरेक्शन में आई करंट जा रहा है लूप से. as seen from the as seen from above the loop. The current in the wire is taken to be positive if it is in the plus j direction. Which of the following regarding the magnetic field B are true? Which of the following statements are true? ये हमारा question है. Interesting. Okay. ठीक है. सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलते हैं. कहता है कि इफ I1 इज इक्वल टू I2, अगर मैंने I1 और I2 को इक्वल लिया, इक्वल डायरेक्शन में लिया, तो then the B cannot be equals to 0 at the origin. अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. मुझे एक बात बताओ गाइस, आपको ये फॉर्मूला पता है? अगर ये x डिस्टेंस हो, अगर ये r हो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टॉइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, पता है? याद है सबको? तो बताओ सर्कल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट इंटू आई इंटू उसकी खुद की रेडियस. उसकी रेडियस दी है क्या उसने? रेडियस दी है आर, तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मतलब √3r का स्क्वायर बोले तो 3r स्क्वायर और इसकी पावर 3/2. करेक्ट गाइस? अब देखो, तो ये 4r स्क्वायर आएगा, मतलब 4r स्क्वायर मतलब 2r का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का क्यूब, r का क्यूब, r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा और बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 16r. ये सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुई और उसकी डायरेक्शन होगी इनसाइड. जरा देखो, राइट हैंड थंब रूल लगाना है हमें डायरेक्शन के लिए. अब दोनों करंट कैरिंग वायर एक ही डायरेक्शन में अगर करंट लेके जाते हैं तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी. और I1 इक्वल टू I2 दिया है सर. हाँ सर, बट यहाँ पे अगर हमारे दोनों वायर्स आर टेकिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन, देन एट द ओरिजिन ड्यू टू द वायर्स उनके मैग्नेटिक फील्ड तो कैंसिल होंगे ना, क्योंकि कैंसिल I1 हो इज जाएंगे. इक्वल्स टू I2 है. तो करेक्ट ऑप्शन ये ऑलवेज करेक्ट. I1 या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. डायरेक्शन ढंग से देखनी है, मैंने डायरेक्शन गलती से, क्योंकि ये ऊपर है तो इसका अंदर रहेगा और ये भी ऊपर है तो इसका ऊपर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे. तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. अपोजिट डायरेक्शन में होते तो ऐड करते, सॉरी मैं ऐड कर रहा था अभी, ठीक है. सो कैंसिल हो जाएंगे तो बेसिकली हमेशा नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी. कैनॉट बी इक्वल टू 0. या करेक्ट, ऑप्शन ए सीम्स करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन बी पे चलते हैं. इफ I1 is greater than 0 and I2 is lesser than 0, then B can be equal to 0 at the origin. अगर I1 बड़ा है और I2 lesser than 0 है. अब I2 lesser than 0 बोले तो इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, राइट? करंट नेगेटिव मैग्नीट्यूड में नहीं हो सकता, राइट? लेसर देन 0 का मीनिंग क्या हुआ कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है. अगर डायरेक्शन ऐसी है तो इसका तो अंदर रहेगा अभी भी, और ये जो वाला है ये, इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा? अंदर की तरफ. तो दोनों का अंदर की तरफ डायरेक्शन रहेगा. इसका भी अंदर की तरफ है और इससे ओके दोनों का अंदर की तरफ है. तो इसने क्या कहा? इक्वल टू 0. बी कैन बी इक्वल टू 0. बोलो हो पाएगा क्या 0?
इज हाँ इट सर हो पॉसिबल पाएगा गाइस? क्योंकि सर आपने उल्टे मतलब I1 को आपने फ्लिप किया है यहाँ पे। हाँ मैंने I1 को फ्लिप किया, ऑप्शन में क्या कह रहा है? I2 को तो फ्लिप करने के I2 लिए को कह रहा है, फ्लिप सॉरी करने सॉरी, के लिए। I2 को, लेकिन ये भी ऑप्शन है शायद, सी ऑप्शन है नहीं? हाँ ऑप्शन सी, हाँ राइट। तो ये ऑप्शन सी को अगर मैं देखूंगा तो ऑप्शन सी कैन बी इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता। और ऑप्शन बी को अगर मैं देखूंगा तो इसको फ्लिप करते हैं, ये ऐसा फ्लिप करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगी, और इसको ऐसा ही रखते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर आएगी, दोनों ऐड करेगी और इसके साथ सब्ट्रैक्ट करके ये दोनों मिलके 0 दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। अब आती है बात डी ऑप्शन की, लास्ट ऑप्शन। If I1 equals to I2, then the Z component of magnetic field at the center of the loop, at the center of the loop, okay, सेंटर ऑफ द लूप पे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। अब देखो एक इनफाइनाइट वायर ये ऐसा है, लूप कहीं ऊपर है, लूप जहां पे है वहां पे ये डिस्टेंस आपका आर है और यहाँ से ऊपर का डिस्टेंस √3 आर है। तो जो हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस √3 आर का स्क्वायर, उसका अंडर रूट, तो बेसिकली 2r डिस्टेंस पे। और 2r डिस्टेंस पे इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं देखूं तो इस लूप पे ये जो दोनों इनफाइनाइट वायर ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे, इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बेसिकली, अगर करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसी होगी कुछ, राइट? कौन से कंपोनेंट ऐड हो गए बेटा, बोलो कौन से कंपोनेंट ऐड हो गए? अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा Z है क्या सबको? कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, और X वो ये कैंसिल ऊपर हो वाले जाएंगे। डायरेक्शन, हाँ ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आना चाहिए म्यू नॉट, ये एक की वजह से म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर आ गया। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? कॉस थीटा से। ओके, ये अगर थीटा हो तो ये थीटा होगा और कॉस थीटा होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 2r हमने निकाली, मल्टीप्लाइड बाय 2, बिकॉज दो वायर थे। ये हमारा बी नेट हुआ, किसके वजह से हुआ? ये दोनों वायर की वजह से हुआ, और उसके खुद की वजह से कितना है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय उसका खुद का रेडियस। उसका खुद का ऐड करना है कि नहीं करना है? उसका खुद का किस डायरेक्शन में आएगा देख लो, डायरेक्शन देख लो बेटा। सर ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक का लाइक अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, जो आपने ड्रॉ किया, मतलब एक का एक डाउनवर्ड साइड होगा, एक अपवर्ड साइड होगा, तो उनके Z कंपोनेंट कैंसिल होने चाहिए। ओह क्या गड़बड़ हो रही है यार मेरे साथ, सॉरी माय बैड। मैं डायग्राम फिर से बनाता हूँ, हाँ मुझे समझा मैंने गलती करी होगी, मैंने हाँ एकदम फास्ट फास्ट में कर दिया। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ओके, सो माय करंट का डायरेक्शन वाज लाइक क्लॉकवाइज। हाँ, सो क्लॉकवाइज बोले तो इस तरीके से ऐसा कुछ था। ओके, और इसके x इज इक्वल टू आर पे एक लाइन है, x इज इक्वल टू माइनस आर पे एक लाइन है। लेट्स से दोनों में करंट ऊपर जा रहा है, और ये पॉइंट है √3r डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पे, और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ से 90, यहाँ से 90 मारेंगे अपन, है ना, यहाँ से 90। ठीक है, सो हमारा ये कंपोनेंट ऐड होगा, करेक्ट गाइस? हाँ सर। ठीक है, सो इसके एक की वैल्यू हमने निकाल ली है, इट्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा इज 1/2 है यहाँ पे। ओके, तो ये इफेक्टिवली निकल के आया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये दो वायर की वजह से हो,
और उसके खुद के वजह से डाउनवर्ड में आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। करेक्ट गाइस, देख लो अभी कोई कैलकुलेशन एरर है क्या? इसने बस z कंपोनेंट पूछा, तो z डायरेक्शन कौन सी थी अपनी? ऊपर वाली नीचे वाली, तो z कंपोनेंट तो यही होगा फिर आंसर, सही होगा फिर तो आंसर। ये तो सब मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसका तो अलोंग ऐसे आ रहा है ना। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या? हाँ यस सर। सर। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, जिनको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी। डन बेटा? Done, sir. ओके चलो परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इन एक्स वाई प्लेन, एक डायग्राम है,
ऐसा कुछ, इधर x है, इधर y है, v0 दिख रहा है इस तरफ, v0 बस मीटर पर सेकंड दिया है, ये b1 दिया है इस रीजन में, और इस रीजन में b2 दिया। ओके, इन द xy प्लेन द रीजन y greater than 0 has a magnetic field b। ओके, y greater than 0 मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आपकी b है और वो लाई करती है k कैप डायरेक्शन में। एंड रीजन y less than 0 has another magnetic field b। क्या b क्यों लिखा है इसने? शायद ये अलग बोलना चाहता है मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो b1 b2 ही ले लेते हैं, डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग ले लेते हैं। ओके, एनीवेज, a positively charged particle सर is दोनों के projected from, मैग्नीट्यूड भी सेम है। नहीं होना चाहिए ना, फिर मतलब क्या है डिफरेंस का? सर डिफरेंस आपने क्या है? दोनों सेम लिखा है, के कैप। डायरेक्शन सेम लिखे बेटा, अच्छा मैग्नीट्यूड डिफरेंट होंगे शायद, डायरेक्शन लेकिन के कैप ही है दोनों की, समझे? अच्छा सर, ओके। तो चलो देखते हैं। ओके, तो उसने कहा कि a positively charged particle is projected from origin along the positive y-axis। यहां से आपने धक्का दिया किसी चार्ज को ओरिजिन से, इस तरफ फेंका, तो v क्रॉस b, अब x y z मतलब z ऊपर की तरफ है, तो v क्रॉस b आपका इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब आपका सेंटर यहां होगा और ये सर्कल ऐसा करेगा। बस दिक्कत ये है कि ये जैसे ही नीचे आता है, एक प्रॉब्लम है, जैसे ही ये यहां से यहां एंटर करता है, सर्कल की रेडियस चेंज हो जाएगी, अलग जगह जाएगा, रेडियस पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कहानी दिख रहा है मुझे क्वेश्चन का। अब क्या बोलता है ये स्पीड इसने दी है, वी नॉट की वैल्यू गिवन दी है उसने, पाई मीटर पर सेकंड। चलो ठीक है। सर हम्म, अभी आपने अज्यूम किया है बी टू के इसमें रेडियस छोटा होगा, या उन्होंने ऐसे ही डिसाइड, रैंडम, नहीं उन्होंने तो कहीं बड़ा नहीं भी दिया। हो सकता है ना? हाँ हाँ, बड़ा भी बिल्कुल हो सकता है, मुझे पता ही नहीं है अभी, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा ना। तो जब क्या होता है, मेरा तरीका सॉल्व करने का ये है कि मैं क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ता हूँ वैसे वैसे उसका विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करता हूँ। बाद में अगर मैंने कुछ गलत आगे चल के मुझे डेटा पता चला, बी की वैल्यू दी हुई है, तो मैं उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, ओके समझे नहीं समझे बेटा? पर जैसे जैसे पढ़ते जाते हो विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है ना, जल्दी सॉल्व करने के लिए और बिना न गलती ना होने के लिए। Neglect the gravity in this problem. Let t equals to t in the x-axis. T be the time when the particle crosses the x-axis from below for the first time. B2, अच्छा देखो मैग्नीट्यूड गिवन है, B2 और B1 में रिलेशन है, B2 इक्वल टू 4B1। अब B2 इक्वल टू 4B1 है, तो B2 बड़ा दिख रहा है क्लियरली, इसका मतलब R2 छोटा होना चाहिए क्लियरली। तो सही बनाया हमने। एवरेज स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बड़ा सिंपल है, टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस ना, एवरेज स्पीड पूछा राइट। हाँ, सो टोटल डिस्टेंस पहले में पाई आर, 2 पाई आर होता है उसका आधा, तो पाई आर 1, दूसरे में पाई आर 2, टोटल टाइम t1/2 प्लस t2/2, दूसरे के टाइम पीरियड को आधा कर दो। ठीक है, सो अब खत्म, आर की वैल्यू सर होती है। हाँ बेटा, सर हमें एवरेज स्पीड अलोंग एक्स निकालना है और एवरेज स्पीड इन द B2 रीजन ही निकालना है, मतलब तो हमें सिर्फ इन 2। B2 रीजन ही निकालना है। हाँ, क्योंकि कहाँ उन्होंने लिखा है? बताया कि इन टाइम पीरियड t। Let the t be the time when the particle crosses the x-axis from below for the first time। पर जब निकलेगा तो ऊपर गया ना पहले, तो बिलो से क्रॉसेस एक्स एक्सिस बोले तो एक टाइम पीरियड यहां तक हुआ ना, ये यहां से यहां तक। सर वो मुझे B2 ये बता, मेजर नहीं मुझे होगा ये क्या, बता, मतलब B2 से सबसे पहले स्टार्ट मुझे और ये बता, B2 को एंड। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बता पार्टिकल निकल कहां से रहा है? ओरिजिन से निकल रहा है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी है,
ठीक है, हाँ और फोर्स लग रहा है इस तरफ, पार्टिकल जाएगा किधर, इधर। तो एक्स एक्सिस को नीचे से पहली बार कट कब करेगा, इतने टाइम के बाद, राइट। हाँ राइट राइट तो टोटल टाइम कितना लेगा, सर दोनों का। बराबर। हाँ समझा। स्पीड तो v नॉट है भाई, वो तो कांस्टेंट है। b1 करो सिंपलीफाई अभी, और क्या करना है। तो पाई के b2 जगह 2 होगा ना, एवरेज स्पीड अलोंग एक्स बोल रहे हैं। क्या बेटा, आप पर ऊपर पाई r1 प्लस पाई r2 की जगह वो 2r1 प्लस 2r2 होगा ना, क्योंकि हम लोग को अलोंग एक्स पूछा है एवरेज स्पीड। अलोंग एक्स एक्सिस पूछा है, ओ सॉरी, अलोंग एक्स एक्सिस पूछा है, तो हाँ हमने टोटल एवरेज स्पीड निकाली थी, तो पाई को हटा दो, सिंपली एक्स एक्सिस के अलोंग का डिस्टेंस लिखो जो कि 2r है, ठीक है। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, अब टाइम पीरियड बाय 2 इज पाई m बाय क्यू भी होगा। देख लो यहाँ से कितना आंसर निकलता है। सब कैंसिल तो होता हुआ दिख ही रहा है, क्योंकि b1 और b2 में भी रिलेशन है अपने पास। कितना आ रहा है देखो बेटा फटाफट। 2r1 कितना आ रहा है बेटा, 2। 2। हाँ चलो बढ़िया। यस गाइस, डन बेटा। पानी पी लिया। यस सर डन। डन, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी 1 मिनट दो। Question 17th. A conducting wire of a parabolic shape
यहाँ रूट एल है, ये एक्स एक्सिस है बेटा, 0 ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन है, बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। क्या कहता है, कंडक्टिंग वायर ऑफ अ पैराबोलिक शेप इनिशियली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका इक्वेशन दिया है, चलो, इज मूविंग विद वेलोसिटी, ओके, ये वायर है और इसकी वेलोसिटी, कंडक्टिंग वायर है और इसकी वेलोसिटी गिवन दी है आपको v नॉट इन आई कैप, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भाग रहा है, चलो ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म, और इस रीजन में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे, पता नहीं, लेट्स सी। पावर बीटा दिया और ये के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दी। Potential difference between the end of the wire delta phi. ओके, चलो बहुत सारे ऑप्शन दिए, अब हमको देखना। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है मैग्नेटिज्म का है, तो मुझे ईएमआई का लग रहा है, राइट? डोंट यू थिंक सो? यस सर। बोलो, ईएमआई में हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बेसिक फॉर्मूला ये था, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। और इसके अलावा अपन मोशनल ईएमएफ लिखते थे। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला कौन बताएगा? बोलो, मोशनल ईएमएफ क्या होता है? बोलो, अरे याद है कि नहीं? मोशनल ईएमएफ किसको याद है? V क्रॉस B डॉट L, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर है क्या? अरे हाँ या ना? भाई तुमने रिवाइज करा है ना ये टॉपिक? मैं तो बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ इसका क्वेश्चन। तुम लोग को याद रखनी है चीजें, ये V क्रॉस B डॉट L बिल्कुल वेक्टर फॉर्मेट के साथ याद रखना है इसको, ठीक है। और दोनों अगर V और B परपेंडिकुलर होंगे और इनका क्रॉस प्रोडक्ट L से पैरेलल हो तो डायरेक्टली BLV की बैटरी बनाता है अपन, राइट? तो ये इमोशनल ईएमएफ है। तो मुझे बताओ, इमोशनल ईएमएफ में ये जो L वेक्टर होता है कौन सा है, किसको किसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है ये? इफेक्टिव लेंथ। इट्स इफेक्टिव लेंथ, ट्रू, इफेक्टिव लेंथ होती है, चलो बढ़िया। हाँ, तो हमारा पैराबोलिक वायर है, ओके, लेट मी थिंक अबाउट इट, 1 मिनट, 1 मिनट सोचने दो। मुझे तो लगता है BLV से होगा सर, लेकिन तब भी सोचने दो। ने मुझे B एज अ फंक्शन ऑफ Y दिया है, ठीक है, चलेगा। तो किसी भी जनरल Y पे मैं B लिख सकता हूँ और मुझे उसको क्रॉस करवाना है V से। V इधर है, B ऊपर है, तो क्रॉस की कोई दिक्कत नहीं है, सीधा V नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर क्या करना है हमें, L वेक्टर चाहिए। L वेक्टर हम छोटा सा कोई भी वेक्टर ले लेंगे और फिर इंटीग्रेट करने में शायद हमको मिल जाना चाहिए। करके देखते हैं एक बार। देखो ऐसा है कि हमारे पास एक कर्व है और ये कर्व ऐसे भाग रहा है इस तरफ, तो हम क्या करते हैं, किसी भी रैंडम y पे जाते हैं और एक छोटी सी थिकनेस का dy पोर्शन लेते हैं। इस पोर्शन के ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज B नॉट in bracket 1 plus y by L raised to the power beta multiplied by thickness. Your y is changing from 0 to L.
and your EMF potential difference total will become V naught B naught bahar integration of 1 plus y divided by L raised to the power beta with respect to dy from 0 to L. ओके अब इसको इंटीग्रेट करके हम ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं और उसने डेल्टा फाई क्या दिया, कौन सा डेल्टा फाई का पोटेंशियल डिफरेंस दिया इसने, तो इसको डेल्टा फी लिख दो, डेल्टा फाई लिख दो, तो हो गया वी नॉट बी नॉट 1 प्लस वाई बाय एल का पावर बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ अज्यूम एक्स, जिसको आपने एक्स और माना उसका डेरिवेटिव। हाँ बोलो बेटा। सर सिर्फ y बाय एल पे रेस टू बीटा है। सिर्फ y बाय एल पे रेस टू बीटा था, सो सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक्स बेटा, माय बैड। बी नॉट तो सही लिखा था ना, हाँ, और मैंने यहाँ ऊपर भी गलत लिखा था क्या, नहीं है ऊपर सही लिखा था। ओके सो काफी डिफरेंस आ जाएगा। लेट मी क्लियर दिस अप। ओके सो बी नॉट बाहर निकल गया, पहला आएगा फिर डी वाई और दूसरा होगा 0 टू एल y बाय एल बीटा और y की पावर बीटा dy, ऐसे दो टर्म आएंगे। पहले टर्म का सिंपली l आएगा निकल के, दूसरे टर्म का नीचे आएगा l की पावर बीटा और y की पावर बीटा का आएगा आपके पास y की पावर बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, इसमें लिमिट जाएगी 0 टू l। इसका मतलब l ही लिखना है आपको, तो डेल्टा फाई की वैल्यू आपकी आएगी वी नॉट बी नॉट एल प्लस, नीचे आएगा बीटा प्लस 1, ऊपर आएगा एल की पावर बीटा प्लस 1 माइनस बीटा, बीटा बीटा कैंसिल, वी नॉट इंटू एल तो बाहर निकल रहा है, ब्रैकेट के अंदर बच रहा है 1 प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1 इंटू बी नॉट एल। अब देखो जरा डिफरेंट बीटा पुट करके आंसर्स आ रहे हैं क्या, और कोई दिक्कत है तो पूछो मुझसे। सर थोड़ा मिनिमाइज करो ना इसको। समझ में आया क्या बेटा? हाँ सर। आंसर निकालो लेकिन, हाँ बोलो बेटा बोलो। सर हम लोगों ने यहाँ पर जब इंटीग्रेशन किया वहाँ पर हमने dy क्यों लिया, क्योंकि हम लोग को अलोंग लेंथ ऑफ दी y लेना चाहिए ना, तो उसको हम लोग फिर पार्ट्स में लेंगे लाइक dx एंड dy को के टर्म्स में। dr लेंगे ऐसा बोलना चाहते हो हाँ तुम? लाइक dl करके फिर dl को हम लोग dy एंड dx के टर्म्स में करेंगे, उसके बाद करेंगे ना हम लोग, लाइक डायरेक्टली हम लोग कैसे dy बोलेंगे, dx के अलोंग भी तो है। कंसेप्ट तो ये है, ऐसी कंसेप्ट तो क्या है कि कोई भी छोटी सी लेंथ है तो dr तो लेना चाहिए। अगर मैंने dr लिया, लेट मी थिंक अबाउट इट, ओके सो अगर मैं dr लेता हूँ, बात अगर मैं dr लेता हूँ तो dr के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा dx और एक होगा dy, और जो मेरा dx है सबसे पहले तो v क्रॉस b का डायरेक्शन हमें चेक करना है। सो v हमारा इस तरफ, b इस तरफ, तो v क्रॉस b नीचे की तरफ। ओके अब देखो जब तुम v क्रॉस b करोगे, देखो बेटा कितना इंटरेस्टिंग है, v क्रॉस b करोगे, बताओ इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है। तुमने dr लिया है, ठीक है, तो dr के दो कंपोनेंट हुए, एक तो x में हुआ एक तो y में हुआ। अब मुझे बताओ v क्रॉस b की डायरेक्शन क्या आ रही है? माइनस j का, तो माइनस y एक्सिस हो रहा है अलोंग। माइनस y के अलॉन्ग आ रही है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है तुम्हें, इसका डॉट प्रोडक्ट x के साथ क्या कुछ होगा क्या? हाँ 0 होगा, अच्छा ओके, ठीक है। हाँ सर got it।
श्योर। बोलो बेटा। सो ऑप्शन ए एंड बी मैच हो रहा है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट और ऑप्शन सी रॉन्ग आ रहा है, ये समझ रहा है। बट ऑप्शन डी जब चेक डी। करेंगे तो आंसर अलग आ रहा है, हाँ, और उन्होंने ऑप्शंस में बताया कि डी ऑप्शन सही दिया है। करेक्ट। हाँ, हाँ मैंने देखा, लास्ट क्वेश्चन है ना, मुझे दिख रहा है वो भी। हाँ। हाँ, तो डी उसने सही दिया है। और अपना आंसर कितना आ रहा है डी का? सो टू, 2/2 मतलब 1 आ रहा, नहीं 2 आ रहा है, 2 BVL। बीटा को 0 लेंगे तो 1 प्लस, हाँ 0 लेंगे तो, या करेक्ट। 2 भी नॉट, उनका 4/3 आ रहा है और हमारा 1 और 2 मैच हो गया ना। यस सर। इंटीग्रेशन सही किया ना, एक बार चेक कर लियो। सही लग रहा है मुझे तो। अरे गलत है, बीटा 2 लिया, बीटा 2 लेके चेक करिए एक बार कितना है। हाँ सर, मैंने भी वही सोचा, बीटा 2 लिया तो हाँ, वो ऑप्शन डी 4/3 मैच आ रहा है। होगा। हाँ, हाँ 4/3 आ रहा है ना, क्योंकि फ्रैक्शन में। तो मुझे लगता है वो बीटा 0 गलती से लिखा होगा शायद उसने, बीटा 2 भी हो सकता है शायद। शायद अगर बीटा 2 नहीं है तो वो भी रॉन्ग है, फिर उन्होंने गलत आंसर दिया है। समझे? यस सर। चलो, तो मैग्नेटिज्म रिवाइज हो गया अच्छे से। क्लोज कर दो ये पीडीएफ, ईएमआई के ओपन करते हुए। हो गया भाई सबका? क्लोज करो पीडीएफ, ठीक है। अब ईएमआई पे चलते हैं अपन। आ, आपके एग्जाम में सर को बस बताते रहना, ठीक है ना, मैं कहाँ तक करवा रहा हूँ, नहीं तो पता चला तुम्हारी एग्जाम में ज्यादा चीजें आ गई, ठीक है। सो अगर हम पीछे चल रहे हैं तो तुम बस इन्फॉर्म कर देना हमको, है ना। वैसे तो आज ईएमआई तो थोड़ा आसान है टॉपिक, अब देखते हैं। लेकिन ईएमआई में काफी वियर्ड क्वेश्चन भी आते हैं, कंसेप्ट लेकिन काफी कम है। सॉरी लेंस लॉ, फैराडेज लॉ, हाँ टेल मी बेटा। सो इंटीग्रेशन में अगर हम v हम्म, क्रॉस b डॉट l का मतलब डिफरेंशियल फॉर्म का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो हमारा और एक इंटीग्रेशन का टर्म आएगा ना, क्योंकि v जो हमने dy से b को मतलब b का जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है उसके बाद जो हमने dy लिखा है, तो पहले v और b फिर dy होगा ना, तो मतलब और एक dy का टर्म आएगा ना, v b dy। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, आराम से आराम से आराम से। सबसे पहले तो ये वी फिक्स्ड है, सारे हाँ एलिमेंट का वी नॉट है। बी अच्छा, हाँ फिक्स्ड राइट है, राइट राइट राइट, तो ये अंडरस्टूड। तो दोनों तो फिक्स्ड है ना। हाँ सॉरी, राइट राइट। ठीक है, चलो बढ़िया। यस गाइस, डन। बच्चा हो गया क्या? 17 सबका। चलो आगे बढ़ते हैं ईएमआई की तरफ। तो मैग्नेटिज्म अपना अच्छे से रिवाइज हो गया है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि ईएमआई है। ईएमआई में पहला क्वेश्चन बड़ा अजीब दिख रहा है देखने पे, पीसी वगैरह दिखा रहा है, सुपर कंडक्टर का क्वेश्चन है, पता नहीं कौन से साल पूछ लिया सुपर। वैसे सुपर कंडक्टर के बारे में पढ़ते तो है नहीं अपन, तुमने भी नहीं पढ़ा होगा, मतलब पढ़ते ही नहीं है अपन सुपर कंडक्टर। बस एक डेफिनेशन पता होती है हमें कि भाई ऐसी चीज जिसकी इनफाइनाइट कंडक्टिविटी हो, है ना, जिनके पार्टिकल मोशन रेजिस्टेंस ही नहीं दे रहे हो, राइट। यही जानते होंगे तुम लोग, राइट। अरे हाँ या ना? Awesome. यस सर। यस सर। ठीक है, पढ़ा तो नहीं होगा ना, ऐसा कंसेप्ट बोल के तो कहीं पढ़ा नहीं होगा शायद ये। सर मैं तो ये नहीं पढ़ाता क्वेश्चन हूँ, नहीं मतलब है। जब मैग्नेटिज्म। क्या ये क्वेश्चन नहीं है?
मेरे पास तो सॉरी ये सर, क्वेश्चन मैंने है, जेई मैंने एडवांस। गलत गलत शीट ओपन, सॉरी सर, मैंने एसी का ओपन हाँ किया, हाँ सॉरी सर। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पहले करते फिर एसी पे जाएंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया है। 2010 काफी पहले पूछा गया है क्वेश्चन। सो लेट्स सी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन मटेरियल्स नोन एज अ सुपरकंडक्टर्स चेंजेस एब्रप्टली। ओ, डायरेक्ट चेंज होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम नॉन जीरो वैल्यू टू द जीरो वैल्यू। ओके, चलेगा, ये दिमाग में रख लिया। उसने बताया कि भाई एब्रप्टली चेंज हो जाता है, मतलब ठीक है, एब्रप्टली चेंज होता है रेजिस्टेंस as the temperature is below a critical temperature। अगर उनका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाए तो पार्टिकल का मोशन सीज हो जाता है और उसकी वजह से इनफाइनाइट लाइक रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। इनफैक्ट कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी हो जाती है। एंड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सुपर कंडक्टर is that the critical temperature सर
Hello guys, can you hear me now? Yes, sir. पता नहीं क्या हो गया था प्रॉब्लम. ओके, तो क्वेश्चन 1 सबको समझ में आ गया? सर रिपीट कीजिए ना, कुछ आवाज आया नहीं था. अच्छा, जब मैं पूरा क्वेश्चन समझा रहा था कुछ भी आवाज नहीं आया? नहीं सर. नहीं अच्छा सर। अच्छा, सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, टेम्परेचर क्रिटिकल क्या है कि जिसके नीचे आपका मोशन पार्टिकल का सीज हो जाता है और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम, मतलब ना के बराबर, और आपका करंट बहुत ज्यादा, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा. तो इसने ये कहा कि देखो भाई, टीसी जो है ये बदलता है. ओके, और टीसी कब बदलता है? जब तुम चीजों को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो. तुम चीजों को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो टीसी की वैल्यू और घट जाएगी. ठीक है, तो हमने B2 को क्वेश्चन में दिया है कि B2 बड़ा है, तो डेफिनेटली उसके लिए जो टीसी होगा वो ज्यादा छोटा होगा. तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो पहली बात तो दोनों के टीसी डिफरेंट दिखने चाहिए. सेकंड एंड फोर्थ चॉइस में वो दिख नहीं रहे, वो तो उधर ही उड़ गए दोनों. अब बचे ए और सी. ए और सी में टीसी सबसे ज्यादा कम किसका है? 2 का है. तो 2 का ग्राफ थोड़ा पीछे जाएगा, उसका टीसी थोड़ा कम रहेगा. इज दैट क्लियर नाउ? यस सर. अब मुझे सेकंड क्वेश्चन कौन सॉल्व करके बताएगा? दिमाग लगाओ. देखो, ये क्वेश्चन थोड़े अलग है, सोच के हमें करने हैं सॉल्व. तो बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? अ सुपर कंडक्टर हैज क्रिटिकल टेम्परेचर 100 Kelvin when magnetic field of 7.5 Tesla is applied. चलेगा, 7.5 टेस्ला है तो एक्चुअली जो 0 केल्विन होना चाहिए था वो, सॉरी, जो 273 केल्विन होना चाहिए था वो 100 केल्विन हो गया है. चलो ठीक है. नो सॉरी, व्हाट आई एम सेइंग, इट्स जस्ट 100 केल्विन. ओके, व्हाटएवर, हमें पता ही नहीं है कितना होना चाहिए था, लेकिन वो 100 केल्विन हो गया, मतलब घट गया है. जितना होना चाहिए उससे घट गया है, क्योंकि हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. इट्स टीसी डिक्रीजेस टू 75 केल्विन. ओके, अगर उसका टीसी और घट गया, इसका मतलब तुमने मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया होगा बेटा? टीसी कब घटता है? जब मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो. ठीक है, फॉर दिस मटेरियल वन पढ़ाई कैन डेफिनेटली. नहीं नहीं, वो पढ़ा, अरे पैराग्राफ में दिया है ना. और बोलो बोलो बोलो. सर हमें मतलब जो ओरिजिनल टीसी और मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ दिया है तो उससे तो हम ऐसा बता सकते हैं कि जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो हमारा टीसी वुड गो ऑन डिक्रीजिंग, मतलब टेम्परेचर करेक्ट. क्रिटिकल जो एग्जैक्टली रिक्वायर्ड होगा. तो मतलब एग्जैक्टली हमें एग्जैक्टली. ऑप्शन मतलब क्वेश्चन 2 में एक कंडीशन दिया है कि जब मैग्नेटिक फील्ड इज 7.5 टेस्ला तो टीसी बिकम 75 केल्विन. तो अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ना, जैसे 100 ऑप्शन, केल्विन ना. अच्छा अच्छा, 7.5 पे. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. हाँ, हाँ, तो अगर हमारा ऑप्शन सी और डी में जैसे हमें हमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया है और दोनों ऑप्शन मतलब ऑप्शन सी में हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल वाज अबाव 75 डिग्री विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि छोटे मैग्नेटिक फील्ड के लिए इट इज़, सॉरी, बड़े मैग्नेटिक, हाँ राइट, मतलब ग्रेटर देन दैट. 7.5, हाँ करेक्ट बड़े करेक्ट, के लिए ग्रेटर और छोटे के हाँ लिए, हाँ. हाँ तो वैसे ही. उसने जो दिया है डेटा, वो दिया है कि भाई, अच्छा, तो नॉर्मल दिया था उसने ये. ओके, तो नॉर्मल उसका 100 केल्विन था, लेकिन तुमने मैग्नेटिक फील्ड 7.5 पे रखा, तो उसका टीसी घट के 75 हो गया. अगर तुम 7.5 से बड़ी मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो टीसी तुम्हारा ग्रेटर रहेगा 75 से. और अगर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो टीसी थोड़ा कम रहेगा. सॉरी, रॉन्ग, उल्टा लिख दिया. टीसी कम रहेगा, ठीक है. और अगर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लेसर रहेगी 7.5 से, तो टीसी तुम्हारा ग्रेटर रहेगा 75 से. ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम ऑप्शन सी और डी यही करके एलिमिनेट कर सकते हैं और बचे ऑप्शन ए एंड बी. मतलब ऑप्शन ए में दे हैव गिवन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ टीसी व्हिच वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, क्योंकि हमें जो पता ही नहीं है. हाँ ओरिजिनल ग्राफ का हाँ स्लोप या
इक्वेशंस हमें मालूम कुछ तो नहीं पता है। करेक्ट करेक्ट, ऑप्शन तो बी बी बेटर ऑप्शन है। लग रहा है सही, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। बी तो एकदम परफेक्ट है कि भाई अगर 5 टेस्ला होगा तो कहीं ना कहीं 75 और 100 के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो फटाफट अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रीड कर लो। सर हम्म सर क्वेश्चन 2 में तो टीसी डिक्रीज होने की बात की है ना, तो उल्टा मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ेगा ना उससे, तो सीओडी कैसे रॉन्ग हुआ? देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर 10 टेस्ला होती है, तुम इस रीजन में हो, इसका मतलब टीसी तुम्हारा घटना चाहिए, राइट? और उसने कितना दिया है? सी ऑप्शन में कितना दिया है? तो 75 अरे टू अगर 100 में। वो पॉसिबल ही नहीं है, उससे तो कम ही होना चाहिए, तो सी तो उधर ही निपट लिया। रही बात डी की, डी में बड़ी स्पेसिफिक वैल्यू दी है कि भाई 70 होना चाहिए, पर वो कहाँ से तुम डिटरमाइन करोगे? उसके लिए तुम्हारे पास कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, तो तुम डी को वैसे ही रॉन्ग बोल सकते हो, डी और ए को, राइट? समझे? और सर ये कंडीशंस कैसे है, मेरे को वो समझा नहीं आपने, लिखा देखो कैसे? बेटा, उसने ग्राफ दिया, उसने बोला कि देखो ऐसी बात है कि जब तुम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाते हो, तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर घटते जाता है। तो तुम 7.5 पे हो तो तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर 75 है। तुम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दोगे, 10 कर दोगे, तो तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर घट जाएगा ना। वो घट के अच्छा हाँ कितना, ओके। 50 हो सकता है, 70 हो सकता है, 65, पर हमें पता थोड़ी है क्या हो सकता है। ओके हाँ सर बात। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। चलो सब लोग रीड करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो देखो क्वेश्चन में एक डायग्राम दी है, देखो कहा है अ लॉन्ग सर्कुलर ट्यूब ऑफ लेंथ 10 मीटर and the radius 0.3 meter carries a current I along the curved surface as shown। curved surface के along, ऐसे curved surface के along इसका करंट जा रहा है और इस करंट की वैल्यू I है। a wire loop of resistance this, मतलब एक वायर लूप है जिसके रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो, रेजिस्टेंस है 0.005 ओम और रेडियस दी है उसकी 0.1 मीटर। ठीक है, is placed inside the tube with its axis coinciding with the axis of the tube। okay, चलेगा। the current varies as this। okay, करंट की वैल्यू वैरी कर रही है। अच्छा, करंट के वेरिएशन की वजह से क्या वैरी करता है गाइस? करंट के वेरिएशन वजह से क्या वैरी करेगा? सो मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। और मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने की वजह से? कम ऑन टेल मी, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से? ओ फ्लक्स, राइट राइट? यस। तो हमें सबसे पहली बात तो फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है बताओ? फ्लक्स कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस बहुत थीटा बढ़िया, होगा। बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा हम लिखते हैं। ओके, अब सबसे पहली बात तो कर्ड एरिया है, तो करंट अगर घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो सीधी सीधी होगी, करेक्ट? एक बार देख लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अपनी। सर्कुलर ट्यूब है जिसकी लेंथ और रेडियस हमें गिवन दी थी, चलेगा। रेजिस्टेंस ऑफ लूप दिया था हमें, और हमें करंट का इक्वेशन भी दिया हुआ है, चलो ठीक है।
0.1। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो करंट कैरिंग सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता सकते हो मुझे आप? अरे बताओ। इस दो टाइप के सिलेंडर होते हैं, एक तो होता है हॉलो सिलेंडर और एक होता है सॉलिड सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर की वजह से अंदर में कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या? सो बट यहाँ पे तो हमें नहीं जो होती। हाँ, अलोंग द सरफेस दिया है, तो मतलब हमने अगर एक एलिमेंट पकड़ा रिंग जैसा, तो उसके वजह से तो उसके सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है ना, तो मतलब जीरो हम कैसे बोल सकते हैं इस केस में? अरे जीरो तो कब रहती है पता है? मैं गलत बोला। जीरो कब रहती है पता है? जब ऐसे जा रहा होता है करंट। यस सो हाँ, तो इसने ऐसा नहीं दिया है। ऐसा रहता तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में जीरो हो जाती, लेकिन हमारा करंट कुछ ऐसा है ना, तो राइट हैंड थंब रूल लगाने से क्या दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड? सेंटर ऑफ द कॉइल पे अगर अपन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट। वैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाए क्या? या ठीक है, तो सेंटर ऑफ द कॉइल कांस्टेंट पे आएगा ना, निकाल। क्योंकि हमारा रेडियस तो कांस्टेंट है मतलब। हाँ मतलब म्यू नॉट आई बाय 2r लगा देते हैं अपन सिंपली। रेडियस कितनी है? 0.3। तो ये हो जाएगा आई नॉट कॉस 300 t डिवाइडेड बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 0.6। करेक्ट? ठीक है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। यहां से हमें फ्लक्स निकालना है, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, फिर ईएमएफ निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं टाइम के साथ, तो हमारा ईएमएफ निकल जाएगा। ईएमएफ निकल गया तो करंट कैसे निकलेगा? ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो कि 005 दिया है। और करंट निकालने के बाद मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकलेगी? ये जो करंट आया है इसको पाई इंटू आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे लूप के। तो ये मेरा प्रोसेस है, ये मेरे स्टेप पे दिमाग में आ रहे हैं। बस यही मैं फिर से डाउटफुल हूँ कि ना मैग्नेटिक फील्ड सही लिखी क्या, बिकॉज यार रेडियस तरह सफिशिएंट नहीं लग रही। ये 0.3 है और ये जो लूप है तुम्हारा 0.1 है, और हर जगह अंदर के हर जगह हर पॉइंट पे इक्वल थोड़ी होगा ना। लेट मी थिंक अबाउट इट गाइस। प्रोसेस तो ये है अपना, प्रोसेस तो तो अपना ये है। हम्म सो मुझे और एक डाउट है कि उन्होंने इक्वेशन में जो करंट का हम्म इक्वेशन दिया और मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वेशन दिया, तो वो एक साइन है और एक कॉस है, तो मतलब हम ये ना करके तो जब डिफरेंशिएट हमारा, हो रहा ना। हाँ सर वो मालूम है, बट अगर हम डायरेक्टली हम्म मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशंस पे हमने निकाला तो भी काम हो जाएगा ना, क्योंकि जब एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम ही होगा, क्योंकि ओमेगा तो दोनों में कांस्टेंट दिया है। हम्म। नहीं, पर साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 निकल के आएगी, ऐसा कहना चाहता है तू? तो साइन 1 निकल के आएगा तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट? यू मीन टू से हाँ दैट? हाँ, और तभी बट हमारा करंट जीरो होगा, नहीं, पर मतलब बात ये है कि इंस्टेंटेनियस करंट, करंट। पर इंस्टेंटेनियस करंट जीरो लेने से तो सभी जीरो हो जाएगा ना, नहीं कर पाएंगे सॉल्व। कैसे कर पाएंगे सॉल्व? तो मुझे क्योंकि लगता है हमारे ऐसे ही करना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट में तो हमें सिर्फ पीक वैल्यू ऑफ करंट यूज करना है ना, मतलब जो आई नॉट है। नहीं नहीं, तो मुझे मुझे बताओ कि अगर तुमने करंट को, तुम करंट को क्या लेना चाहते हो, मिनिमम मैक्सिमम? सो मिनिमम। अगर करंट को मिनिमम लेना चाहते हो तो करंट की मिनिमम वैल्यू जीरो आती है, और जिस इंस्टेंट पे करंट जीरो होता है हमें रेट चेंज ऑफ करंट चाहिए, राइट? क्योंकि हाँ रेट चेंज ऑफ करंट डिटरमाइन करना है ना, तो कैसे निकालोगे? यू नीड टू यूज हाँ दिस इक्वेशन, ओके। यू नीड टू यूज देम, या। बट द थिंग अबाउट इट, क्या हम ये सही लिख रहे हैं? मुझे क्या अभी, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है अभी? सो व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज दैट, लाइक, ठीक है मेरे वायर में सर्कुलर करंट है और सर्कुलर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है अंदर, पर क्या हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला सही निकाला? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है ना,
वो होता है म्यू नॉट आई बाय 2r जो यूज करते हैं अपन, वो करते हैं सेंटर ऑफ द कॉइल के लिए। अब यहाँ इसकी रेडियस 0.3 और जो तुम्हारा अंदर का लूप है ना, उस अंदर के लूप में हर जगह डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड है एक्चुअली। डू यू एग्री विद मी? यस सर। तो बस वही है, बाकी तो स्टेप्स तो ऐसी रहेगी डेफिनेटली। 1 मिनट तब भी सोचता हूँ मैं फिर से। तुम जरा सर इस स्टेप से प्रोसीड करके देख सकते हो। सर मैंने तुम्हें और सब हमारा चीजें बता दी। सर हम्म सर बट हम्म। और एक हम ये डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लिप होता रहेगा क्योंकि हमारा करंट फ्लिप हो रहा है। तो हाँ वो तो है ही। हाँ नहीं, वो फ्लिप होगा डायरेक्शन। हाँ तो फिर नहीं, हम उसकी चिंता नहीं करनी है। ओके ओके हमें उसकी चिंता नहीं है, हमें चिंता किसकी है कि हम मैग्नेटिक फील्ड लिख सही रहे। वो फ्लिप होगा अपने आप, वो आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बात है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड सही लिख रहा हूँ, बिकॉज समवेयर आई फील लाइक 0.3 और इतना बड़ा लूप उन्होंने दिया। 0.01 देते हैं रेडियस, चलो अलग बात थी, मैं कांस्टेंट मान सकता था। उन्होंने 0.1 मीटर दी यार अंदर वाले लूप की रेडियस, थोड़ी ज्यादा बड़ी है नहीं? सोचने दो कुछ और हर जगह। एक बार इससे प्रोसीड करके देखोगे बेटा, ये जो ऊपर से आया ना, इसको पाई इंटू आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, और फिर ये निकाल के बताओ मुझे जरा। इस वे से देखो मुझे आंसर कितना आता है बताओ, सो दैट अपन सोच सकते हैं आगे, नहीं क्या कि हमने सही लिखा कि नहीं। पता नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को सही नहीं लिख रहे, बिकॉज हर जगह डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। या कोई निकाल के बता दो मुझे फटाफट इससे। So, हाँ बोलो बेटा। so you want the value of E, right? हम्म You're asking us to find the value of E, right? EMF, right? हेलो, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली, कैन यू रिपीट प्लीज? Hello, yeah, so you asked us to find the value of EMF, right? We have to find out the value of magnetic moment at the end, but right now where we are getting stuck is to calculate the value of magnetic field. So we have written it as mu naught by 2r, but I don't think it's mu naught by 2r. Reason being ki the radius of the outer cylinder is 0.3 and the inner wire is inner loop is 0.2, which is quite comparable. So we cannot take an approximation and consider that everywhere on the every point on the inside loop the magnetic field is constant, and that is mu naught by 2r. So I definitely think this is not correct. Okay, so do you got any idea how to proceed? Like, I got one idea, but I'm not sure about it. Like, see, let's say ये सोलेनॉइड है। अगर मैं बोलता हूँ ये सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड में मैं एक लूप अज्यूम करता हूँ और इस लूप के किसी आर डिस्टेंस पे जाता हूँ, ठीक है। इस पे मैं अगर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊं तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं बी डॉट डीएल, पर वो लूप के कॉर्नर की देगी ना मैग्नेटिक फील्ड। रुको, नहीं सर अगर हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल कंसीडर करें उससे कर सकते हैं sir। बताओ कैसे करेंगे, बताओ। मैं एक तरीके से सोच रहा हूँ। लाइक हर एक रिंग के वजह से एक एक डाइपोल आएगा, फिर उसके वजह से वो जो इनर जो रेडियस है उसके ऊपर आएगा, फिर ऐसा करके करेंगे। करो जरा, देखो आता है क्या। तब तक मैं ये सोचता हूँ।
कैसे करना चाहिए, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ही इस क्वेश्चन का, बिकॉज बाकी सब चीजें तो एकदम दिख रही है विजिबल, फाई निकलेगा, ई निकलेगा, आई निकलेगा, एम निकलेगा. ओके, सो नाउ द प्रॉब्लम इज टू कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट? सो लेट्स से अगर मैंने इसको इनफाइनाइट सोलेनॉइड, हाँ मैं ऐसा करूँ कि इसको इनफाइनाइट सोलेनॉइड मानूं, लेकिन क्वेश्चन में लॉन्ग सिलेंडर दिया ना. हाँ यार, लॉन्ग सिलेंडर बोला तो इनफाइनाइट तो मान सकते हो. जस्ट अ मिनट, सोचता है. अगर लॉन्ग सिलेंडर को मैंने सोलेनॉइड माना, तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एन आई होगा. करेक्ट? ओके, सो म्यू नॉट एन आई होगा. और इसने टर्न की क्या बात करी है क्वेश्चन में? टर्न बोला है क्या कुछ? व्हाट ऑफ द लूप इज दिस? टर्न्स निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें लेंथ पता है और रेडियस पता है, तो हमें सरफेस एरिया पता है. हाँ, हमें लेंथ पता है और हमें एक क्या बोला तूने? टर्न्स कैसे निकालेगा बोला? सर हमें मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया पता चला गया है, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ द सिलेंडर दिया है और हमें रेडियस भी दिया है ऑफ द सिलेंडर. नहीं निकलेगा. कैसे निकलेगा टर्न्स? सो सरफेस एरिया, हम्म, अरे हाँ नहीं निकलेगा भाई. हाँ हाँ हाँ. कब निकल सकता था? अगर तुझे सरफेस एरिया पता है और एक लूप की थिकनेस की वजह से कितना एरिया हाँ कवर. राइट राइट. नहीं नहीं निकलेगा वो. लेकिन सोचते हैं थोड़ा, मुझे लगता है कि शायद ये म्यू नॉट बाय एन आई से अपन कर सकते हैं. एक बार सोचो. क्या हम कर सकते हैं? और सर इस लॉजिक से ना, हाँ बोलो. सर हमें जो बड़ा सिलेंडर दिया है और उसके अंदर जो छोटा दिया है, तो मतलब जब हमारा करंट बड़े में से फ्लो होगा तो उसके वजह से इन द सेम डायरेक्शन छोटे में भी इंड्यूस होगा ना, तो मतलब डायरेक्शन तो हम हर बार डिफाइन कर पाएंगे ना, और मैग्नीट्यूड किसकी भी कर करंट की इन बोथ द सिलेंडर एंड द डायरेक्शन? तो लूप. डायरेक्शन तो चेंज होती रहेगी. सो बट हम देखो, मैग्नीट्यूड मैं पाएंगे ना. मैं कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ. कंसेप्ट ये है कि मेरा आउटर वॉल से करंट जा रहा है कुछ, और ये करंट है वेरिएबल. अब इसके वेरिएबल होने की वजह से जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कंटिन्यूअसली वैरी करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आएगा. और इंड्यूस ईएमएफ अगर क्लोज लूप में आता है तो करंट भी फ्लो करता है. इंड्यूस ईएमएफ ओपन लूप में आता है, लूप क्लोज नहीं होता, तो करंट बिल्कुल नहीं आता. पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है लेकिन करंट नहीं आता. लेकिन यहाँ पे लूप क्लोज है और इसका मतलब करंट आएगा, तो अंदर वाले में करंट आ रहा है. अब ये जो करंट आ रहा है उसको निकालने के लिए मुझे इंड्यूस ईएमएफ निकाल के उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करना होता है. अब बात आती है कि अंदर के पॉइंट में क्या हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है? लेनी पड़ेगी. अगर नहीं ले रहे हैं कांस्टेंट, सोचो जरा लॉजिकली, अगर नहीं ले रहे तो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट अगर मान है तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इसका मतलब डेफिनेटली, अब मैंने कैसे सोचा इस क्वेश्चन को कि डेफिनेटली कांस्टेंट होगी. अब मुझे ये क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि मैं लू क्या, म्यू नॉट टू आर लू की क्या लू, बिकॉज इट्स इट्स गिवन दैट देयर इज अ सर्कुलर टर्न, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, but how to calculate? We can't compare point 3 and we can compare point 3 and point 2, and that's why we cannot assume it's mu naught by 2 for sure. But if we consider that long cylinder is equivalent to the solenoid, then the magnetic field inside at every single point is same, right? For a long solenoid, for ideal solenoid, magnetic field is just mu naught ni. Now if I'm taking mu naught ni here, I don't know about the terms right now, but let's say it's mu naught by ni mein mu naught total number of turns upon total length multiplied by I अगर मैं करूँ, तो इसको यहाँ पुट करके पायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करो, और आई की वैल्यू पता है तुम्हें क्या रखनी है. जरा देखो भाई, अब इससे मुझे लगता है कि आंसर आ जाएगा. एक बार चेक करो बस. कैपिटल एन को क्या रखेंगे वो थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको एज ए वेरिएबल रख के प्रोसीड करके देखो, क्योंकि वो वैसे भी कांस्टेंट है, डजंट मैटर.
उसको 1 रख के प्रोसीड करके देखो। बेटा समझ में आया क्या सबको? यस सर। एक बार मुझे करके देखो, टाइम भी हो रहा है तो फटाफट निपटाओ ये क्वेश्चन। आया क्या बेटा? हाँ बेटा, कौन कर रहा है? सॉल्व किया क्या? फटाफट बताओ। कोई दिक्कत हो तो बोलो। मुझे लगता है शायद आना चाहिए सर इसका आंसर आपका। हाँ बेटा बोलो। तो मतलब एंड तक अब अगर मैग्नेटिक मोमेंट का निकाला तो मतलब सिर्फ एन का वैल्यू अननोन रहेगा जो नहीं कैपिटल पता, एन है। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और उसको बाहर ओके रखो फिलहाल, क्योंकि लाइक उसके आइडिया नहीं आ रही है ना क्वेश्चन से। और मुझे लगता है शायद उसको कॉन्सेंट रख के बाहर रखते रहोगे ना, तो एंड में जो आंसर आएगा फिर अपने को जजमेंट आ जाएगा कि एन को क्या लेना है। अपन पीछे गिवन जो आंसर है उसे चेक कर सकते हैं ना फिलहाल, बिकॉज वी आर राइट नाउ वी आर जस्ट कंफ्यूज इन वन पार्ट, लाइक हाउ कैन आई टेक नंबर ऑफ टर्न्स, राइट? सो आई जस्ट वांट you guys to find the answer. Can you do it fast? और पता है टर्न्स बोले तो एक ही टर्न होगी शायद, बिकॉज क्योंकि वायर थोड़ी लगेगा ना, एक ही टर्न होगी शायद। कैपिटल एन को आपको 1 लेना पड़ेगा शायद। कितना आंसर आ रहा है देखो, मुझे फटाफट बताओ, गलती मत करना बस। ओके नहीं तो ऐसा करो, इसको तुम सॉल्व कर लो। जो मैंने कैलकुलेशन कही है आपको, तो हमने ईएमआई के कितने क्वेश्चन किए? बस 3 क्वेश्चन किए यार, सीरियसली। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 सर 12। हाँ सर आंसर अप्रॉक्स 5.92 इंटू कैपिटल एन आ रहा है और पीछे आंसर 6.9 5.9 इंटू, कैपिटल एन। तो इसका मतलब डेफिनेटली n1 है। तो इसका हाँ मीनिंग क्या होगा पता है? क्वेश्चन से हमें ये अज्यूम करना है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 6n के बराबर लिखा जा सकता है और इसको n को 1 लेंगे तो ये पक्का 6 है। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं इसको कि देखो, हमने बेसिकली एक ही टर्न दिया है, हम मल्टीपल टर्न नहीं है यहाँ पे सिलेंड्रिकल वायर। इट्स लाइक यू नो समथिंग, एक एक सॉलिड सी चीज है उसको फोल्ड कर दिया, समझे? पर अल्टीमेट की क्या है, कंसेप्ट क्या है देखो, कि करंट वैरी करेगा तो बी वैरी करेगी, बी वैरी करेगा तो फ्लक्स वैरी करेगा, फ्लक्स वैरी करेगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो आई इंड्यूस्ड आएगा। ये पूरा की है इस क्वेश्चन का। समझे सब लोग? यस सर। यस चलो फिर
लेट मी टेक योर लीव। नेक्स्ट वीक अपन EMI और AC ही करेंगे क्योंकि हमने वही अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। ओके गाइस, सो डोंट वरी, नेक्स्ट वीक विल पक्का ट्राई टू फिनिश दिस EMI। ओके, होप आपकी मैग्नेटिज्म की रिवीजन थोड़ी अच्छे से हुई इस बार। लाइक देयर इज नो पॉइंट इन लीविंग 2-3 क्वेश्चन, सो पूरा लेते हैं, थोड़ा आराम से आगे बढ़ेंगे लेकिन बढ़ेंगे, राइट? चलो अगले हफ्ते EMI करते हैं बेटा, ठीक है बेटा? चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू Bye, गाइस sir. Good नेक्स्ट night. क्लास में। बाय सर, या थैंक यू गुड, सर। थैंक यू सो मच। या थैंक यू सर, बाय सर। बाय Bye, sir. Good night, sir. बाय बेटा सोहम, बाय अजय।